लेक्चर 9 मिली ने किया आदित्य को इग्नोर। हमने देखा कि मिली आदित्य और रोशनी को वही छोड़ अपने क्लास की तरफ चली जाती है। अब आगे मिली क्लास की तरफ जाती है। थोड़ी देर बाद वह अपने क्लास में पहुंच जाती है। क्लास में सारे बच्चे यही बात चल रही थी कि आदित्य ने रोशनी को प्रपोज किया और ये बात मिली को पता है, लेकिन मिली को इस बात से फर्क नहीं पड़ा क्या मिली नाटक कर रही है। मिली उन सब की बातें सुन रहे थे, फिर भी उन्हें इग्नोर करते हुए अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। जब सारे लोग मिली को देखते हैं तो शांत हो जाते हैं और देखते हैं कि मिला के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसे आदित्य की रोशनी को प्रपोज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सारे बच्चे आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे और कहने लगी कि क्या सच में मिली को आदित्य की रोशनी को प्रपोज करना चाहिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या सच में मिली नहीं आदित्य को छोड़ दिया, क्या मिला ने आदित्य से मूव ऑन कर दिया। तभी एक लड़की रहती है, ऐसा नहीं जरूर ही मिलेगा, कोई नया ट्रिक होगा आदित्य को अपने पीछे भागने का। वहीं दूसरी लड़की यही सब कह रहे थे, लेकिन लड़के कह रहे हैं अगर ऐसा होता तो उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन तो आते हैं, लेकिन उसके चेहरे को देखकर लगता है कि उसे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा, वरना अभी उसके चेहरे पर कोई ना कोई एक्सप्रेशन तो होते ही वह आदित्य से अपने एक्सप्रेशन छुपा सकती है। लेकिन आदित्य जब ना हो तो वह एक्सप्रेशन नहीं छुपा सकती, जिस पर बाकी लड़कियों के मुंह बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वह बात करना बंद नहीं करती। वह जानबूझकर आदित्य और रोशनी के बारे में कह रही थी। वह कह रही थी कि आदित्य ने ठीक किया कि उसने मिली को छोड़कर रोशनी को पसंद किया। रोशनी उसके लायक है, रोशनी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। मिला उससे बिल्कुल ही उलट है, वह बहुत घमंडी और जिद्दी लड़की है। उन्हें लग रहा था कि उनके के ऐसा करने से मिली को फर्क पड़ेगा और उसके चेहरे पर इस बात का गुस्सा आएगा या कोई भी भाव आएगा, लेकिन इसके उलट मिली बड़े आराम से अपने बुक निकालकर अपने स्टडी करने में लग जाती है। उसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देता देख उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। लड़कियां काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और लड़के काफी ज्यादा खुश थी। अब उन्हें मिली को इम्प्रेस करने का मौका मिल जाएगा। लड़कियां इसलिए काफी गुस्सा थी क्योंकि मिली आज काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो मिली इतनी ज्यादा अमीर, ऊपर से मल्होत्रा फैमिली की प्रिंसेस, और इतनी ज्यादा खूबसूरत होना, इसी बात से कहीं ज्यादा जलन हो रही थी। इसलिए लड़कियां मिली को जानबूझकर टिस कर रही थी ताकि मिली गुस्सा करे और फिर से अपनी इंसल्ट करवाए है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह मेरी उनकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देगी, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि लड़कियां सिर्फ उसे टारगेट कर रहे हैं ताकि वह गुस्सा हो जाए और कुछ ऐसा करे जिससे उन्हें मौका मिल जाएगी और वह उसे पर हंसे। लेकिन मिली उन्हें जरा सा भी मौका नहीं देती और अपने पढ़ाई में लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आदित्य और रोशनी भी इस क्लास में आ जाते हैं, क्योंकि तीनों ही क्लासमेट थे। जब आदित्य और रोशनी क्लासरूम में आते हैं तब आदित्य मिली को देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर इस बात का जरा सा भी फिक्र या कोई बात की घबराहट नहीं थी। उसका चेहरा काफी कामली लग रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे आदित्य और रोशनी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा रहा। जब ये बात आदित्य को महसूस होती है कि अब मिली बदल गई है और उसके पीछे अब नहीं पड़ेगी, तो उसे काफी ज्यादा अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मिली को क्या हो गया, लेकिन फिर भी वो उसे ऐसा दिखता है जैसे उसे उसके इस बिहेव से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो मिला के सामने रोशनी का हाथ पकड़े उसे अपने साथ अपने शिट पर बैठा देता है और काफी प्यार से रोशनी से कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आई तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। वो ये सारी बातें मिली को देखकर कर रहा था। उसे मिला के चेहरे पर गुस्सा और जलन देखने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उसके सोच के उलट मिली उनकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती और अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। ये देख आदित्य के हाथ की मुट्ठी बन जाती है और वह यही सोचता है कि यह सब उसका नाटक है और वह फिर से रोशनी को बड़े ही प्यार से बातें समझने लगता है। उसे ये लगता है कि वह ऐसा करेगा तो मिली को जरा सा भी फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि मिली 2 साल से उसके पीछे थी। ऐसे ही अचानक से नहीं कुछ भी बदल सकता है। ये सब उसका नया तरीका है उसे अपने पीछे लाने का, लेकिन उसे नहीं पता कि यह कोई तरीका नहीं बल्कि यह पहले वाली मिली नहीं है जो उसके पीछे दीवानी बनती रहेगी, बल्कि यह वह मिली है जिसे उसके होने या ना होने से ज्यादा सा भी फर्क नहीं पड़ता।
थोड़ी देर बाद टीचर भी क्लासरूम में आ जाते हैं और अपना क्लास स्टार्ट कर देते हैं। मिली भी टीचर की बातों को काफी ध्यान से सुनाने लगी थी। वही आदित्य जब देखा है कि मिली उसे पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं रोशनी यह सब देख रही थी, उसे समझ में आ रहा था कि मिला के ऐसा करने से आदित्य को फर्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह मासूम बनते हुए आदित्य से कहते हैं कि देखो आदित्य, अगर मिली को हमारे रिलेशनशिप से अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम मिली के साथ रह सकते हो, मुझे इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस पर आदित्य उसका हाथ पकड़ते हैं मिली को सुनाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया, मुझे किसी की बातों या नाराज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब रोशनी भी खुश होकर कहती है, जैसा तुम कहो, और उसे लगता है कि उसने आदित्य के दिल में अपने लिए और भी अट्रैक्शन ला दिया है। उसे लग रहा था कि वह ऐसा करेगी तो आदित्य मिली पर ध्यान नहीं देगा, और यह चीज मिली भी देख रहे थे, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने मन में कर रही थी, बेवकूफ कहीं कि उन दोनों को क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि वह क्या करें और मुझे क्या, मुझे इनसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और यह रोशनी दिखाने में तो कितनी मासूम है, लेकिन हरकतें इसकी बिल्कुल शैतानों जैसी है, दिखने में मासूम लग रही है और बातें ऐसी कर रही है जैसे कि वह और आदित्य और मेरे बीच जाकर उसने कितनी गलती कर दी, और इस चीज से मिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वही थोड़ी देर बाद हाफ पीरियड हो जाते हैं और सारे बच्चे कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। वही मिला भी उठकर कैंटीन की तरफ जाने लगती है। तब आदित्य मिली को सुनते हुए रोशनी से कहता है, चलो रोशनी, मैं तुम्हें अपनी तरफ से हमारी फेवरेट फूड तुम्हें देता हूँ और तुम्हें अपने हाथों से बहुत ही प्यार से खिलाऊंगा। वहीं रोशनी भी खुश होकर कहती है, ठीक है। वही मिली उन सब पर ध्यान नहीं देती और अपनी कैंटीन की तरफ चल जाती। जब आदित्य देखा है कि उसके इतना सब कुछ करने पर भी मिली को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर भी वह रोशनी के साथ कैंटीन की तरफ चला जाता है। जब मिली कैंटीन की तरफ जाती है तब सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं, क्योंकि सुबह की बातें और सीन उन्होंने सब देखा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं मिली ने सच में आदित्य को ना छोड़ दिया। वहीं कुछ लोग कह रहे थे, ठीक ही किया मिली ने आदित्य को छोड़कर, मिली ने बिल्कुल सही किया, अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। ऐसे कई सारे बच्चे मिली की बुराई और कुछ बच्चे मिली की बड़ाई कर रहे थे, लेकिन मिली को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मिली उनकी बातों का ध्यान न देकर अपने लिए एक सीट देखते हैं और जाकर उसे पर बैठ जाती है और अपने लिए कुछ ऑर्डर करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद आदित्य और रोशनी भी आ जाते हैं और वह भी मिली के जस्ट बगल वाले टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। और आदित्य मिली को सुनते हुए रोशनी से काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। वह जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा था जिसे मिली को गुस्सा आए, लेकिन मिली को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था और यह सारी चीज वहां खड़े हर किसी की नजरों से छुपी नहीं थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि सच में मिली ने आदित्य को छोड़ दिया। इस आदित्य के किसी और के साथ रहने से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मिली का ऑर्डर किया हुआ लंच आ जाता है और मिली अपना लंच करने में बिजी हो जाती है। और ये देख आदित्य को काफी ज्यादा बुरा और गुस्सा दोनों ही आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया मिला के साथ कि मिली ने उसे पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। कहीं ना कहीं आदित्य को मिली के उसके आगे पीछे घूमने से काफी अच्छा लग रहा था। उसे मिली का ऐसे खुद के साथ बिहेव करना काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मिली को ऐसा देखा था जैसे उसके इस तरह करने से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो मिली की पहले बिहेवियर याद करके यही सोच रहा था कि यह मिली ऐसा क्यों कर रही है, आखिर मिला के साथ हुआ क्या है। आदित्य यही सब सोचते हुए बैठा था, तभी रोशनी उसे हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ आदित्य, तुम क्या सोच रहे। तब आदित्य कहता है, कुछ नहीं, और उससे बातें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप, एक पहाड़ी के ऊपर कई सारे कार खड़ी थी और पहाड़ के किनारे एक आदमी को काफी बुरी तरीके से मारा जा रहा था। उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, जिससे उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून बड़ा था और वो काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा था। लेकिन वहां खड़े किसी भी आदमी के चेहरे पर कोई भी इमोशनल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रोबोट हो, उन्हें किसी के भी दर्द तकलीफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
वही उसके आगे एक हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था जिसने ब्लैक 3 पीस सूट, ब्लैक लेदर शूज, उसके बाल जेल से सलीके से सेट किए गए हुए थे। उसकी खूबसूरत हेजल ऑरेंज आइज अंधेरे में काफी ज्यादा चमक रही थी। उसने अपने शर्ट के 3 बटन खोले हुए थे जिससे उसका चौड़ा सीना साफ दिख रहा था। वह इस वक्त काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने अपने हाथ में एक सिगरेट ली हुई थी और जलाकर वह सिगरेट का कस ले रहा था। इस वक्त वह इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि कोई भी लड़की उसे देखे तो उसे अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाए। वही उसके पीछे वह सारे आदमी उसे आदमी को मार रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी पीछे से आता है और कहता है, बॉस हमें आगे क्या करना है? इस आदमी ने मुंह खोलने से मना कर दिया है। जिस पर वह लड़का यानी उनका बॉस उन्हें कहते हैं, इसे टॉर्चर विला ले जाओ और आगे का क्या करना यह मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये का उसके चेहरे पर खतरनाक से मुस्कान आ जाती जिसे देख सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बॉस जब भी मुस्कुराता है तब किसी न किसी की भयानक मौत आई हुई रहती है। उसकी बात सुन उसे आदमी को भेज दिया जाता है और वह लड़का बड़ा ही स्टाइल से अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। आखिर कौन है ये लड़का और क्यों मार रहा है उस आदमी को, और क्या आदित्य के दिल में मिला के लिए कोई फीलिंग है? आखिर आगे क्या आदित्य मान लेगा मिली का ये बदला रूप और क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए। छठें, मिली ने की आदित्य की कैंटीन में बेइज्जती। उस आदमी की बात सुन वह सारे बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं उसे आदमी को लेकर और वह लड़का भी अपने कार में बैठकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब आगे मिली और आदित्य रोशनी कैंटीन में बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिली आदित्य है रोशनी पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही थी, नहीं उनकी हरकतों पर, नहीं उनकी बातों को, जिससे आदित्य को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह मिली अचानक से इतनी बदल कैसे गई। उसे न ही उसके इस तरह से रोशनी को प्यार से बात करने से फर्क पड़ा था, नहीं इसके इस तरह रोशनी को केयर करने से पड़ रहा था, जिससे आदित्य काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन उसने अपने चेहरे से ऐसा दिखाई जिससे उसे मिली के इग्नोर करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। जब देखा आदित्य की मिली को फर्क नहीं पड़ रहा तो मेरे को सुनते हैं। आदित्य रोशनी से कहता, आज से तुम मेरे साथ कॉलेज आओगी और जाओगी वो भी मेरे कार से। आदित्य को लगा कि उसके ऐसा कहने पर मिली को फर्क पड़ेगा क्योंकि मिली हमेशा उसके साथ ही कॉलेज जाने की बात करती और उसकी कार में बैठ जाती, जिससे आदित्य को काफी ज्यादा चिढ़ होती। उसे लगा कि इस बात पर मिली को फर्क पड़ेगा क्योंकि मिली ने आदित्य के साथ जाने की कितनी बार बात की लेकिन आदित्य ने हमेशा मना किया और उसने आज रोशनी को अपने साथ ले जाने की बात की। उसे लगा कि आदित्य की ऐसा करने से मिली को गुस्सा आएगा, लेकिन मिली को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह अपने ही ख्यालों में लगी पड़ी थी। क्योंकि मिली अपनी आज रात उसे होने वाले काम के बारे में सोच रही थी। वह अपने दिमाग में ये सोच रही थी कि वह आज रात उन लड़कियों को कैसे बचाए क्योंकि वह अकेली यह सब काम नहीं कर सकती। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो किसी को मैसेज कर देती है। वही मिला को इस तरह से मुस्कुराते देखा, किसी से फोन पर मैसेज से बात करता देख आदित्य काफी ज्यादा कंफ्यूजन जाता है क्योंकि उसे लगा कि मिली उसके बात सुनकर ऐसे मुस्कुरा रही है। उसे लगा कि मिली भी उसके साथ जाने की बात करेंगे, लेकिन उसने उससे बात करने के लिए अपने मोबाइल में लग गई, जिस पर आदित्य को लगा मिली उसके साथ जाने को बात कहने वाली है। ये सोच आदित्य मिली की तरह देखते हुए कहता है कि मिली अगर तुम सोच रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना जाऊं तो भूल जाना क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाला। मैं सिर्फ रोशनी को अपने साथ ले जाऊंगा। मिली जो अपने फोन में लगी हुई थी और किसी से मैसेज से बात कर रही थी, उसने जब आदित्य की बात सुनी तो उसे बोरियत से देखते हुए कहती है, लिसन मुझे तुम्हारे साथ जाने का कोई भी शौक नहीं, तुम जिसे चाहो ले जाओ, रोशनी को ले जाओ, ये अंधेरे को ले जाए, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ? मुझे तुम्हारे साथ जाने में जरा सा इंटरेस्ट नहीं और बार बार मुझे अपनी बातों में घर से इतना बंद करो। मैं एक बार भी तुमसे कोई बात नहीं की तो तुम बार बार मुझसे बात क्यों करने आ जाते हो? लगता है कि मेरे छोड़े जाने पर तुम्हें साधना लग गया, इसलिए तुम ऐसी बात करे तो सोच सुन लो मेरी बात। मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी कहने करने या बताने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है।
तुम जो चाहे करो, जो चाहे बोलो, जो जो सुनो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हारे सामने है और तुम किसी और लड़की से बातें कर रहे हो। हमारे अंदर इतनी भी मेहनत नहीं है कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और से बात नहीं किया जाता। जिस पर आदित्य को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी रोशनी कहती है, आदित्य, मिली ने तो एक बार भी नहीं कहा कि वह तुम्हारे साथ जाना चाहती है, तो तुम उसे क्यों कह रहे हो? उसने एक बार भी हमसे कुछ नहीं कहा, तो तुम उससे ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर रोशनी मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है कि अगर मिली को हमारा साथ जाना पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम मिली को अपने साथ ले जा सकते हो। रोशनी और कुछ कहती या नाटक करती उससे पहले ही मिली उसे कहती है, देखो, अपने नाटक में मुझे मत इन्वॉल्व करो। मैंने पहले क्या देख, मुझे आदित्य के साथ जाने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फालतू में मुझे उसमें घसीटना बंद करो। और तुम आदित्य, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं तुम्हारे पीछे थी तब भी तुम्हें प्रॉब्लम थी, और अब मैं तुम्हें छोड़ दिया तब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम चाहते क्या हो? एक बार क्लियर बता दो। तुम रोशनी को पसंद करते हो, लेकिन रोशनी से, या तुम मुझ पर ध्यान दे रहे हो? अगर यह बात रोशनी को बुरी लग गई तो तुम्हें जरा सा भी इसका ख्याल नहीं है। रोशनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसे तुमने आज ही प्रपोज किया, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुमसे रूठ गई हूँ, तो तुम मुझे मनाने के लिए, मुझे ज्वेलर्स फील करने के लिए तो ऐसी बातें कर रहे हो। मिली उसे टिस करते हुए बोली, जिस पर आदित्य को गुस्सा आता है और कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो, मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और वह है रोशनी। आदित्य इससे आगे कुछ कहा था उससे पहले ही मिली कह देती है, एग्जैक्टली तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोशनी है, मैं नहीं, तो तुम्हें मुझ पर नहीं बल्कि रोशनी पर ध्यान देना चाहिए। तुम क्या दो नाव पर सवार होना चाहते? यह एक के बजाय 2 लड्डू फ्री चाहते हो? अगर ऐसा है तो सुन लो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे तुम्हारे साथ रहने में, यह बात करने में भी जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम मुझ पर फोकस ना करके अपनी गर्लफ्रेंड पर फोकस करो, वरना कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा इस तरह से उसे छोड़कर मुझसे बात करना बुरा न लग जाए। ये कहकर मिला वहां से चली जाती है। वही सारे लोग मिली और आदित्य की बातें सुन रहे थे। सारे लोग यही कह रहे थे कि सही कहा मिलेंगे। मिली ने एक बार भी आदित्य से कुछ भी बात करना है कि, लेकिन फिर भी आदित्य उससे ऐसी बातें कर रहा था। वही दूसरा लड़का कहता है कि बिल्कुल सही, यह आदित्य सच में दोनों हाथ में लड्डू जाता है। नीली और रोशनी दोनों ही कोई अपने पीछे भागना चाहता है। पहले मिले इसके पीछे थी तब इसकी कदर नहीं थी, अब ऐसे उसे परेशान करना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड होने के बाद भी वह किसी के पीछे भाग रहा है। वही जब ये बात रोशनी और आदित्य सुनते हैं तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। रोशनी उदास सा चेहरा बनाकर आदित्य को देखते हुए कहती है कि आदित्य, अगर तुम मिली को पसंद करते हो और तुम मिली को ज्वेलर्स फील करने के लिए ये सब कर रहे हो, तो प्लीज ऐसा मत करो। मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तब आदित्य कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे लगा। फिर वह अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि वह आगे क्या करे उसे समझ में नहीं आता। वहीं रोशनी भी उसकी बात सुनकर उसे देखने लगती है क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि अब आदित्य मिली की तरह अटैक हो रहा है, लेकिन उसने सोच लिया था कि वह आदित्य को मिली की तरफ अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए और आदित्य से कहती है कि मैं जा रही हूँ। ये कहकर वह अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। वही मिला सबको इग्नोर करके अपना बाकी का क्लास अटेंड करती है और क्लास खत्म होने के बाद वह अपने कार में बैठकर घर की तरफ चली जाती है। उसे लेने उसका ड्राइवर आया था। वह जब घर पहुंचती है तो सबको लिविंग एरिया में बैठा देख खुश हो जाती और उन सबके पास जाकर अपने कॉलेज के बारे में बताती है जो उसने सुबह से अब तक किया। वही ये सारी बात जब सारे लोग सुनते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मिली ने एक बार भी आदित्य से कुछ नहीं कहा, फिर भी आदित्य उसके पीछे पड़ा था। वही दादाजी को ये बात समझ में आ चुकी थी। अब आदित्य भी मिली में इंटरेस्ट लेने लगा। उन्होंने कुछ सोचते हुए बाद में अपने बेटों से बात करने की बात सोची। फिर मिला अपने रूम में चली गई फ्रेश होने। वहीं नीचे दादाजी ने उन सब से कहा कि वह आराम करने जाते हैं और अपने कमरे में चले गए। उन्होंने कमरे में आकर किसी को फोन लगा दिया और कहा कि हमारी प्रिंसेस की सेफ्टी को ध्यान में रखना, हमारी प्रिंसेस को जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए और आदित्य पर नजर रखने की वह क्या करने वाला, उसे मिली के आसपास भी आने मत देना।
सोफे पर बैठकर सोचने लगे। मैं यही सोच रहे थे कि मिली ने आदित्य को छोड़ दिया तो कहीं आदत मिली के पीछे ना पड़ जाए, फिर से मिली आदित्य से प्यार न करने लगे। यही सोचकर उन्होंने सोचा कि वो मिली से बात करेंगे और अपने बेटे और पोतों से भी। वही मिली फ्रेश होकर निजी डाइनिंग एरिया की तरफ आती हो, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। मिली की मां चांदनी जी आती है और उसे लंच देती है। मिली अपना लंच एंजॉय करने लगती है। वही चांदनी जी कुछ सोचते हुए मिनी को देख रही थी। जब मिला देखते हैं कि उसकी मां कुछ सोचते हुए उसे देख रही है तो मिली कहती है, क्या हुआ ममा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जिस पर चांदनी जी कहती है कि मिली बेटा, आप हमारे प्रिंसेस हो ना, तो आप मेरी बात मानोगे। जिस पर मिली अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है कि जो आप कहोगी मैं वह सारी बातें मानूंगी। जिस पर चांदनी जी उसे देखते हुए कहती है कि बेटा, अगर आदित्य आपसे ये कहा कि वह आपसे प्यार करता है और आपको लाइफ में चाहते हैं तो आप उसे क्या करोगी? तब मिली कहती है कि आज तक उसने मेरी प्यार की जरा सा भी कदर नहीं की, तो मैं उसके प्यार को क्यों एक्सेप्ट करूं? उसने जब मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं उसके प्यार को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तब चांदनी जी कहती है, बिल्कुल सही, आप उसे जरा सा भी मौका मत देना। क्यों? वह आपकी लायक नहीं है और आप हमारी बात मानोगे ना, आप उसे कभी भी अपनी लाइफ में नहीं आने दोगी ना। तब मिली कहती है, बिल्कुल मॉम, मैं उस आदित्य को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड है तो मुझे नहीं लगता कि वह अब मुझ में इंटरेस्ट लगा, अगर लेने भी लगा तो भी मैं उसे जरा सा भी भाव नहीं दूंगी। सब चांदनी जी कहती है कि बिल्कुल सही, आप वैसे ही करना, लेकिन अगर वह कहे कि उसने आपके साथ जो किया उसके लिए माफी मांगे और वह भी आपके पीछे वैसे पड़ जाए जैसे आप थी, तो आप उसे माफ कर दोगे? तब मिली कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करोगे, क्योंकि जो मैंने इंसल्ट सही और जो मेरी बदनामी हुई मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। और अपने मन में, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या होगा, पर मैं अपनी हालत वैसे नहीं करने दूंगी। मिली के बात सुनकर चांदनी जी खुश हो जाती है और उसे कहते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही है। वो मिली को और भी अच्छे से खिलने लगते हैं। मिली भी अपना खाना अच्छे से एंजॉय करती है कि वो लिविंग एरिया में जाकर अपने दादी, बड़ी माँ और छोटी माँ से बातें करने लग जाती है। मिली का ऐसा बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था उन्हें। अपनी यह वाली मिली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी और उनके दिल में मिला के लिए जो प्यार था वह और भी बढ़ता जा रहा था। उन्हें अपनी बेटी की मासूमियत काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। मिली अपनी माँ से और दादी से काफ़ी बातें कर रही थी और उनके साथ मस्ती मजाक भी कर रही थी, जिससे सारे लोग हैरान और खुश दोनों हो रहे थे। उन्हें मिली का रूप काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। दादी जी मिली से कहती है कि मिली बेटा, आप हमेशा ऐसे ही रहना, आप हमें ऐसे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। जिस पर मिली कहती है, बिल्कुल दादी, अब मैं ऐसे ही रहूंगी और सबके साथ मस्ती मजा करेंगे और आपको छेड़ूंगी भी। तब दादी शर्मा जाती और कहती है, शैतान लड़की, और सारे लोग हंसने लगते हैं। 11 मिली का मियाँ को सबके सामने एक्सपोज करना। अब आगे ऐसे ही मिली अपने बड़े माँ, छोटी माँ, अपनी माँ और दादी के साथ बात करते हैं, फिर अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने लगती। थोड़ी देर बाद सारे माँस आ जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते। मेरी भी अपने कमरे से निकालकर उनके साथ बैठकर बातें करने लगती और अपने पूरे दिन के बारे में बताने लगते हैं। मिली की बात सुनकर सारे लोग भी सच में पड़ जाता है कि आखिर आदित्य को हुआ क्या है, और कई लोग को आदित्य की फीलिंग समझ में आ रही थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि आदित्य अब मिली में इंटरेस्ट लेने लगा है। उन्हें आदित्य पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वह मेरे को इस बारे में नहीं बताते और उससे बातें करने लगते हैं। डिनर के टाइम सारे लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। इस बार भी सारे लोग मिली को काफ़ी अच्छे से ट्वीट करके उसे खिलाते हैं और बातें भी करते, मस्ती भी भाई बहन मिलकर करते हैं। मिली और सारी फैमिली अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जंगलों के बीच एक खंडार जैसी बिल्डिंग में कई सारी लड़कियों को बंद कर रखा गया था। वहाँ बहुत सारे आदमी थे जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। अंदर बैठी सारी लड़कियां डर रही थी और कई सारी लड़कियां रो रही थी, जिनकी आवाज़ सुन एक आदमी उन पर चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जा वरना तुम लोग को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वही दूसरा आदमी उसकी बात सुनकर कहता है, क्यों फालतू में उन पर चला रहे हो, अभी कुछ देर में वह इस शहर से क्या इस देश से बाहर चले जाएंगे, तो इनके चिल्लाने से कोई फायदा होगा ही नहीं। ये कहकर वह हंसने लगता है।
वही उसकी बात सुनकर वह दूसरा आदमी हंसने लगता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा, वैसे बॉस ने कब तक टाइम बताएं इन सबको भेजने का। जिस पर दूसरा आदमी कहता है, बस 1 घंटे में गाड़ी आती होगी, उनमें इन्हें सेफली बैठक इस शहर से बाहर भेजना है। याद है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, बॉस बहुत गुस्सा करेंगे। उसके बात पर दूसरा आदमी कहता है, ठीक है। फिर उन लड़कियों को देखते हुए कहता है, क्यों ना इनमें से 1-2 को चख लिया जाए, दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। वही पहला आदमी कहता है, कंट्रोल कर ले वरना सर को पता चलेगा कि तूने क्या किया है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, वैसे सच में दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये कहते हुए वह हंसने लगता है और वही उसकी बात सुनकर सारे लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती हैं। ये सारे लोग बात कर रहे थे और वही खंडहर से काफी दूर एक पेड़ की किनारे 2 लोग खड़े हुए थे। उन्हें देखकर कोई नहीं बता सकता कि वह कौन है, क्योंकि उन्होंने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक लड़का और एक लड़की थी जो ऊपर से नीचे काले कपड़े पहने होते हैं। उन्होंने ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट, ऊपर से कोट और चेहरे पर मास्क और सर पर टोपी लगा रखी थी, जिन्हें देख पाना मुश्किल था। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से कर रखा था। वह लड़का जो उसे लड़की के साथ था, वह उसे लड़की को देखते हुए कहता है, एलिस क्या प्लान है, हमें क्या करना होगा? तब एलिस कहती है, पहले में सारी चीज अच्छे से एक्सप्लोरर करनी होगी, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं नोआ। फिर वह दोनों सारी चीज एक्सप्लोर करते हैं और एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं। वही थोड़ी देर बाद वहां उसे खानदान में अचानक से दुआ होने लगता है और सारे लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि अचानक से यह क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आता है तो सारे लोग बंधे हुए थे, राशियों से उनके हाथ पैर बांध कर रखा गया था एक जगह पर, और सारी लड़कियां वहां से गायब थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या होगा। फिर थोड़ी देर बाद उन लड़कियों के ले जाने वाले आदमी हैं, जब उन्होंने उन लड़कियों को न पाकर वहां आदमियों को बंदी पाकर हैरान हो गए। वहां खड़े किसी भी इंसान को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। जब वह आदमी सारे आदमियों को होने लगे तभी वहां बहुत सारी पुलिस आ गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया। उन्हें कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला और उन्हें पुलिस लेकर चली गई। वहीं इन सब को हैंडल करने वाला इन सब का बॉस, जब उसे यह बात पता चली कि उसके सारे आदमी पकड़े गए और सारी लड़कियां गायब हो गई है, तो उसे भी काफी ज्यादा हैरानी और गुस्सा दोनों होने लगा। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ, अचानक से सारी लड़कियां गायब कैसे हो गई। और उसे इस बात से भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कहीं उसके इस प्लान के बारे में उसके दुश्मनों को पहले ही ना पता चल गया और वो उन्हें बर्बाद करने के लिए ये सब साजिश रची। ये सब सोचकर उसे आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हर एक न्यूज चैनल पर यही बात चल रही थी कि एक बहुत बड़ा गिरोह जो लड़कियों की तस्करी करता है, उन्हें लड़कियों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाकर बेचता है, उन्हें कल रंगे हाथों पकड़ा गया। इन सारे लड़कियों को पता नहीं, किसी ने उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। उन सब के माता पिता उस इंसान को धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने उनकी बेटी को उनके घर पहुंचाया। अभी तक ये बात किसी को भी नहीं पता चली कि इंसान कौन है जिसने इन लड़कियों को बचाया। हर टीवी पर यही बातें चल रही थी, किसी को भी पता नहीं चला कि वह लोग कौन थे और कितने लोग थे कि इन्होंने इतने बड़े गिरोह को पकड़ लिया। हर एक इंसान यही बात कर रहा था कि किसी इंसान ने इतना बड़ा काम किया, बहुत अच्छा इंसान है। बहुत सारे लोग उस इंसान को थैंक यू कर रहे थे कि जिन्होंने उनकी बेटियों को उनके घर पहुंचा। वहीं ये सारी बातें मल्होत्रा मेंशन में भी टीवी पर दिखाई जा रही थी। घर में बैठे सारे बड़े लोग भी उन्हें देख रहे थे और उस इंसान के बारे में कह रहे थे कि आखिर यह इंसान कौन है जिसने इतने बड़े गिरोह को पकड़ वाला बहुत अच्छा काम किया। ऐसे इंसान हर कोई होना चाहिए जो ऐसे गलत कामों को रोके। दादाजी और दादी भी यही बात कहती हैं। वो कहती हैं कि बिल्कुल सही, ऐसे लोग को तो जीना ही नहीं चाहिए जो इतनी गंदी हरकत करे, जो लड़कियों को भेजे। अच्छा हुआ उसे इंसान का जिसने इतने बड़ा नेक काम किया, भगवान उसे और लंबी जिंदगी और खुशी दें। वही अपनी दादी की बात सुनकर मिली जो ये सारी न्यूज़ देख रही थी, वह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होती है।
मिली आखिर इतनी खुश क्यों होती है, ये बात हम और आप ही जानते हैं, क्योंकि उसे रात वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिला ही थी, जो अपना टास्क पूरा करने के लिए वहां आए थे। इसका टास्क यही था कि वह उन लड़कियों को सफेली उनके घर बचा कर ले जाए, और उसने ये काम बखूबी अच्छे तरीके से किया। वह दूसरा लड़का कौन था, ये हम आगे जानेंगे। फिलहाल आते हैं कहानी पर। मिली अपनी फैमिली की और न्यूज़ में चल रहे लोगों की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वह सारे लोग ऐसे ही आपस में बातें करने लगते हैं और दिन ऐसे ही गुजरते लगता है। आफ्टर 1 month लेटर, मिली हमेशा की तरह अपने भाई अभिनव के साथ कॉलेज आती है। अभिनव उसे कॉलेज के बाहर ड्रॉप कर देते हैं और अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मिली कॉलेज के अंदर चली जाती है और अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाती है। उसके पास उसकी दोस्त आकर बैठ जाती है, जिसका नाम रिया था। वह मिली की काफ़ी अच्छी दोस्त हो गई थी। इस 1 महीने में मिली ने आदित्य को फुल इग्नोर किया था और उसने एक नई दोस्त भी बना ली। मिली ने दुनिया से बातें करना कम कर दिया था, जिससे मिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वह हमेशा मिले से बात करने की कोशिश करती, लेकिन भी मिले उससे ज़्यादा बातें नहीं करती, जिससे मिया को हमेशा गुस्सा आता और वह कुछ ना कुछ करके मिली को सबके सामने नीचे दिखाने की कोशिश करती। लेकिन उसका प्लान हमेशा फेल हो जाता है, क्योंकि मिली को उसके इरादों के बारे में हमेशा पता चल जाता, जिससे वह उसकी रिप्लाई में कभी नहीं फंसती, जिससे मिया को और भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता। एक दिन मिया ने पूरे कॉलेज में यह बात फैला कि मिली ने एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर, जिससे उसे लड़की ने खुद को मारने की कोशिश की। यह बात पूरे कॉलेज में फैल गई, लेकिन किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि मिला ऐसा करेगी। तब मिया ने यह बात पहले है, क्योंकि मेरी आदतें से प्यार करती थी, इसलिए उसने उसे लड़की को टॉर्चर किया, क्योंकि वह लड़की आदित्य को पसंद करती थी। उसे लड़की ने भी यह बात आकर कहा कि मिली ने उसे टॉर्चर किया है और कहा है कि वह आदित्य से दूर रहे, और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और उसकी फैमिली को भी बर्बाद करने की धमकी दी। ये बात जब आदित्य के कानों में पड़ी तो उसे अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे इस बात से फ़र्क ही ना पड़ा हो। वहीं पूरे कॉलेज में यह बात फैल चुकी थी। यह बात मिली को भी पता चल चुकी थी। उसे यह बात पता चल चुका था कि यह सब मिया का किया धरा है। उसने ही मिली को बदनाम करने के लिए ये सारे साजिश रची है। मिली को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था कि उसने किसी को टॉर्चर किया है, लेकिन उसे इस बात से ऊपर पड़ा कि उसने आदित्य के लिए टॉर्चर किया। इसलिए उसने यह बात सबको बताने के लिए कि उसने आदित्य के लिए कुछ भी नहीं किया है, उसने ऑडिटोरियम में जाकर माइक में सबसे ये कहा कि अटेंशन प्लीज, जिसमें भी यह बात फैलाई कि मैं आदित्य के लिए किसी लड़की को टॉर्चर किया है, तो मैं उसे पहले ही बता देता हूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो फालतू लोगों पर वेस्ट करूं। और जिसने भी यह बात फैलाई है, आकर सारे लोगों को ये कन्फर्म करे कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। अगर उसने यह बात नहीं बताई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो जो उस लड़की ने कहा मैं वह सच में करके दिखा दूंगी। वही वह लड़की जिसका नाम मिशिका था, वह मिली की बात सुनकर काफ़ी घबरा गई, लेकिन मिया ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मिली ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिया की बात सुनकर उस लड़की का डर कम हुआ। उसने कहा बिल्कुल, मैं डरती थोड़ी ना हूँ। और मिया और मिशिका ने यह बात किसी को भी नहीं क्लियर की कि मिली ने ऐसा कुछ नहीं किया। 5 मिनट बीत जाने के बाद भी किसी ने भी इस चीज़ की के लिए क्लियरिटी नहीं दी थी। तो सबके फ़ोन में अचानक से दीप की आवाज़ आने लगी। सब ने अपना फ़ोन खोलकर देखा तो वह सारे लोग हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है भला। अपने दोस्त के साथ कोई ऐसा कर सके। इतने सालों तक उसे इंसान से दोस्ती रखी और उसे इंसान की पीठ पर छोड़ भूख दिया, कैसे दोस्त है ये। वही एक क्लासरूम में जहां मिया और मिशिका बैठे थे, उसी क्लासरूम में भी सारे लोग यही बात करते हुए मिया को देख रहे थे। मिया और मिशिका दोनों ये सारी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने भी अपना मोबाइल देखा तो मिया के सर से पसीना आने लगा। उसे काफ़ी घबराहट होने लगी थी। यह कैसे हो सकता है, उसमें इतनी प्रॉपर प्लानिंग की थी, यह फेल कैसे हो गया। वहीं ये सारी बातें प्रिंसिपल तक पहुंच गई थी। उन्होंने मिया और मिशिका को अपने ऑफिस में बुलाया है। वहां मिली बैठी हुई थी अपने दोस्त रिया के साथ। प्रिंसिपल सर ने मिली की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी मिस मिली, हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा आपके साथ, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं।
तब मिली कहते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, जिसकी गलती है उसे सजा जरूर मिलना चाहिए। मिया और मिशिका प्रिंसिपल सर के केबिन में आते हैं तो वहां मिली को पाकर हैरान हो जाती हैं। मिया को अंदर से काफी ज्यादा डर घबराहट होने लगी। तो आखिर क्या होगा, अभी आगे क्या करेगी मिली मिया के साथ? क्या इस बार मिली माफ कर देगी मिया को या फिर ऐसी सजा देगी कि मिया हमेशा याद रखेगी? और आगे क्या होगा इस कहानी में जाने के लिए सुनते रहे ये स्टोरी और लाइक भी करे बढ़िया लग रहा टू। चैप्टर 12 मिया का सच सबके सामने। प्रिंसिपल ऑफिस में मिली रिया के साथ बैठ बात कर रहे थे। तब मिया और मिशिका दोनों प्रिंसिपल के केबिन में आते हैं और मिली को देख डर जाती है कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए। प्रिंसिपल सर जो अपने मिडिल एज में थे, उनकी उम्र 58 आगे थी, उनका नाम मोहित ठाकरे था। वह मिया को देखते हुए उसे कहते हैं, तुमने ये क्या बकवास न्यूज़ फैला रखी है? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आता अपने ही दोस्त के खिलाफ कितनी घटिया चले चलते हुए? और तुम मिशिका, तुम तो ऐसी हरकत नहीं करती थी। अगर यह बात तुम्हारी फैमिली को पता चल गई तो वह क्या करेंगे? तुम्हारे इस करतूत के चलते तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकला जा सकता, ये नहीं सोचा? जिस पर मिशिका प्रिंसिपल की बात से घबरा जाती है और डर के मारे कहते हैं, सॉरी सर, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे ये सब मिया ने करने को कहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप प्लीज मुझे कॉलेज से मत निकालिएगा वरना मेरी फैमिली की काफी बदनामी होगी। मैंने ये सब पैसों के लिए, मिया ने कहा था कि अगर मैंने ऐसा किया तो वह मुझे पैसे देगी। मैं पैसे की वजह से उसके साथ आ गई। जिस पर प्रिंसिपल सर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह मिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुमने अपनी दोस्त के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे की? जिस पर मिया कहते हैं, ऐसा नहीं है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिया के पास सुनकर प्रिंसिपल सर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे देखते हुए कहते हैं, तुमने कुछ नहीं किया, सीसीटीवी कैमरा क्या झूठ बोल रहा है? क्या लोग झूठ बोल रहे हैं? जिस पर मिया रोते हुए कहते कि ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मिया को अपनी गलती ना मानते थे प्रिंसिपल सर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मिली उसे देखते हुए यही सोचती है, कितने घटिया लड़के हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ऐसे दिखा रही है जैसे बहुत ही मासूम और भोले भाली लड़की हो और उसे फंसाया जा रहा हो। अगर मिली उसकी सच्चाई ना जाती हो तो उसे भी ये लगे कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन मिली को सब कुछ पता था इस नॉवेल के बारे में, इसलिए उसने मिया की किसी भी बातों पर यकीन नहीं किया। मिली मिया को देखते हुए कुछ सोचने लगे, फिर प्रिंसिपल सर को देखते हुए कहती है, सर मिया शायद सच कह रही हो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हम ऐसा करते क्यों ना पुलिस को बुलाते हैं और सारे इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इसे सच अपने आप बाहर आ जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगे और मेरा नाम किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े जैसे मैं पसंद तक नहीं करती। मिया जो मिली की बातें सुन रही थी, उसे शुरू में तो काफी अच्छा लगा कि शायद मिली उसकी बातों में आ गई हो और उसके भोले भाले रूप में फंस गई हो और उसे कुछ नहीं करेगी, लेकिन आगे की बात सुन वह काफी डर जाती है। अगर पुलिस केस हुआ तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि यह सब मिया ने ही किया है और मिया को जेल जाना पड़ेगा, जो वह नहीं चाहती थी। वो प्रिंसिपल सर को देखते हुए कहती है, प्रिंसिपल सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर यह बात हमारे कॉलेज से बाहर गई तो हमारे कॉलेज की कितनी बदनामी होगी, लोग यही समझेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट काफी बुरे हैं और हमारे कॉलेज की कितनी बदनामी होगी। मिया की बात सुनकर प्रिंसिपल सर सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि मिया सच कह रही है, अगर यह बात पब्लिक हुई तो उनके स्कूल की काफी बदनामी होगी। लेकिन मिली को उसकी चालाकी समझ में आ रही थी, उसे समझ में आ रहा था कि वह सर का माइंड डाइवर्ट करके पुलिस को नहीं बुलाना चाहती, जैसे उसका सच बाहर आए। मिया के बात मानकर प्रिंसिपल सर कहते हैं, तुम सच कह रही हो, ये बात बाहर गई तो हमारे कॉलेज की बदनामी हो गई। मिया की चाल कामयाब होते देख मिली प्रिंसिपल सर को देख कहती हैं, बिल्कुल नहीं सर, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया और यह बात किसी और तरीके से बाहर निकल गए तो और यह बात फैल गई कि आपके कॉलेज में किसी लड़की को बुली किया जाए और आप इस पर एक्शन नहीं ले रहे। प्रिंसिपल सर जो मिया की बातों में आ गए थे वह सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मिली बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर यह बात बाहर फैल गई कि उनके कॉलेज में किसी को बुली किया जा रहा है और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं दिखाई जा रही तो उनके कॉलेज की बहुत बदनामी होगी, जो वह नहीं चाहते थे।
इसलिए उन्होंने मिशिका की तरफ देखते हुए कहा, मिशिका तुम्हारे पास लास्ट चांस है, तुम सच सच बता दो कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया, वरना हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। जिस पर मियाँ कहती है, सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये सब मियाँ ने करवाए हैं, मेरे पास इसका सबूत भी है। मिशिका जल्दी से अपना मोबाइल निकलती है और रिकॉर्डिंग चालू कर देती है, जिसमें मियाँ ने मिशिका से कहा था कि वह जाकर झूठी गवाही देगी कि मिली ने उसके साथ बुरा भी है किया और उसे जान से मारने की धमकी, और इसके बदले उसने उसे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। जब यह वीडियो प्रिंसिपल सर ने देखा तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मियाँ सबके सामने बहुत ही मासूम व भोली भाली बनती थी, इसलिए सबको यही लगता था कि वह बहुत अच्छी है। लेकिन आज उसका ये सच देखकर प्रिंसिपल सर को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने मियाँ की तरफ देखते हुए कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम चाहती क्या हो, तुमने मिला के साथ ऐसा क्यों किया। अपनी पोल पट्टी खुलता देख और मिशिका को अपने खिलाफ सबूत दिखाता देख मियाँ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आता है कि उसे कंट्रोल नहीं होता। फिर भी वह सर को कहती है कि सर ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है। जिस पर मिली उसे और भी गुस्सा दिलाते हुए कहते कि अगर यह सब झूठ है तो सच क्या है, भला कोई लड़की तुम्हें क्यों टारगेट करेगी, आखिर तुम्हारा साथ ऐसा क्यों करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब सच में तुम नहीं किया हो और तुमने यह बात फैला दी है कि मैं मिशिका को हट किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले भी जो भी सब कुछ हुआ सब तुमने किया, तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, आखिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत कैसी आ गई, मैं तो तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मानती थी, तुम्हें अपनी बहन की तरह माना और तुम्हें मैंने वह सब किया जो तुम चाहती थी, मैंने सब कुछ किया और तुमने मुझे धोखा दिया, आखिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत कब से आ गई। मिली मियाँ को भड़काने में कामयाब हो गई और मियाँ मिली की बातों में आकर काफी ज्यादा गुस्सा भर गया और उसने गुस्से में ही अपने सारे गुनाह कबूल कर देती है कि उसने ही यह सब किया है, क्योंकि वह मिली से काफी ज्यादा नफरत करती है। जो मिली का था वह उसका होना चाहिए था, वह सारे ऐसो आराम, सारे पैसे और सारे लग्जरियस लाइफ उसकी होनी चाहिए। लेकिन ये सब मिली को मिला, जिससे वह मिली से इतनी ज्यादा नफरत करती है कि वो उसे जान से ही मार देगी। यह कहते हुए वो मिली के पास जाती है और उसे करने की कोशिश करती कि इससे पहले मिली को वो मार पाती। मिला के बॉडीगार्ड जो पूरे कॉलेज में फैले हुए थे, जी अभय ने लगाए हुए थे मिली की प्रोटेक्शन के लिए, वह मिली को बचा लेते हैं और मियाँ को पकड़ लेते हैं। मियाँ छूटने की कोशिश करती है, वो अपने आप को छुड़ाते हुए कहते कि मिली मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी वजह से मैंने इतना सब झेला है, इतनी गरीबी लाइफ जी और तुम इतनी लग्जरियस लाइफ स्पेंड करती रही हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हासिल करना होता है, तुम्हें बिना मेहनत की हर चीज मिल जाती है और मुझे हर चीज पाने के लिए बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हर चीज मेरे हाथ नहीं आती, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए काफी ज्यादा एग्रेसिव होने लगती है। मिली जो उसे देख रही थी वो उसकी बातें सुनकर उसे शांति से देखने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा हर अमीर आदमी ऐसे ही अमीर हो गया, पैदा होते ही उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए, उसे पैदा होते ही उसने इतनी अमीर लाइफ जीना शुरू कर दिया। हर अमीर इंसान जरूरी नहीं कि पैदा ही अमीर होते हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल किया होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस की होती है, तब वह जाकर वह इतने अमीर होते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही उन्होंने अमीर होने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपने ही घर को पराया बना दिया। वह मेहमान की तरह आते हैं और मेहमान की तरह ही चले जाते। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल किया है। तुम्हें क्या लगता है कि हर अमीर आदमी ऐसे ही अमीर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर तुमने अच्छे से ध्यान दिया होता तो तुम्हें पता चल जाता कि अमीर आदमी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी अमीर बनते हैं। उन्होंने अपना दिमाग यूज करके अपने सपने और अपने स्ट्रगल के दम पर इतने अमीर हुए हैं। ऐसी कोई अमीर नहीं हो जाता। तुम्हें सिर्फ अमीर लोग दिखते हैं, बल्कि यह नहीं दिखता कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया। उन्होंने अपने खून पसीने एक करके इतने बड़े मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपनों के लिए खुद को ही उनसे दूर कर दिया। उनकी खुशी के लिए उन्होंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी। और तुम्हें लगता है कि अमीर आदमी बनना इतना आसान है? तुमने गलत रास्ता अपनाकर अमीर बनने की कोशिश की। अगर सही रास्ता अपनाती तो तुम्हें जेल न जाना पड़ता है। तुम्हारी नज़र में अमीर लोग ऐसे ही अमीर हो जाते हैं।
बल्कि अमीरों से जाकर पूछो कि वो कैसे अमीर हो गए। उन्हें अपने खून पसीने एक करके हर दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने न जाने कितनी चीज़, कोई न जाने कितनों को, कितना अपनों को खोकर ऐसा मुकाम हासिल किया है। और तुम्हें तो ऐसा लगता है जैसे हम पैदा ही अमीर होते हैं और मरते भी अमीर भी हैं। तो ये बात तुम गलत है। हम पैदा गरीब होते हैं और मरते भी गरीबी हैं, क्योंकि ना हम कुछ लेकर आते हैं ना ही हम लेकर जाते हैं। हम भले ही अमीर घर में पैदा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने बाल बुते पर अपना मुकाम हासिल करते हैं। तुम्हें पता है, दुनिया में बहुत सारे अमीर खानदान के बच्चे एक नॉर्मल लाइफ जीकर अपनी आप को प्रूव करते हैं। वह दुनिया से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं। अपने बलबूते पर वह अपनी पढ़ाई कर स्कॉलरशिप पर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अपने ही बलबूते पर वह अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर लाने की कोशिश करते हैं। हर अमीर आदमी ऐसे ही अमीर नहीं हो गया। कुछ आदमी गलत काम करके अमीर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत से अमीर हुए हैं, ना कि गलत तरीका यूज़ करके जो तुमने किया, इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। उसकी बातें सुनकर प्रिंसिपल सर मिली से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें मिली की बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। सारी दुनिया ये सोचते कि हर अमीर आदमी ऐसे ही अमीर हो गया, लेकिन उसके स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसके खून पसीना और उसका दिन रात एक करना, यह नहीं दिखता। इसलिए जब उन्होंने मिली की बात सुनी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वह भी पहले एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से ये पोजीशन हासिल की है। उन्हें समझ में आया कि मिली सिर्फ एरोगेंट दिखती है, लेकिन है वो दिल की काफ़ी अच्छी है और उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज। वह मिली की बातों से एग्री होते हैं और मियाँ की तरफ देखकर कहते हैं, तुमने गलत तरीका यूज़ करके अमीर बनने की कोशिश की। तुमने अपनी एक अच्छी दोस्त की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तुम आज जेल में जाने वाली हो। अगर तुमने सही तरीका उसे करके अपना दिमाग सही जगह लगाया होता तो आज तुम्हें जेल की बजाय एक अच्छी जिंदगी जीने को मिलती। वो मियाँ को पुलिस की हवाले कर देते हैं और मिसिका को कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड कर रहे थे। वह अपने कॉलेज में ऐसे लोग नहीं चाहते जो इतनी खतरनाक और बुरे सोच के लोग हैं। वह नहीं चाहते थे कि जैसे मिली के साथ हुआ वह किसी और स्टूडेंट के साथ हो। वह मिली को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अगर ऐसी सोच हर किसी की होती तो आज समाज ऐसा ना होता। वो मिली को क्लासरूम में भेज देते हैं। मिली भी वहां से अपनी दोस्त के साथ चली जाती है और यह बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि मियाँ को पुलिस ले गई, क्योंकि मियाँ ने जो गलती की है उसे पुलिस के ही हवाले होना चाहिए था। और मियाँ ने अपने गुनाह को जो उसने प्रिंसिपल ऑफिस में कबूल किया था उसे भी ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया, जिससे सबको पता चल गया कि मिली एक अच्छी लड़की है और मिली ने अपनी दोस्त की वजह से उसे पूरे कॉलेज में बदनाम होना पड़ा था। मियाँ कितनी खतरनाक दिमाग की लड़की। हर कोई मियाँ से नफरत करने लगा और उन्होंने मिली की बात भी सुन लिया थी जो उसने प्रिंसिपल सर के केबिन में कहा था, इसलिए उन सबके दिल में मियाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई। चैप्टर 13, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आगे, मियाँ को मिली को जान से मारने की कोशिश करने की वजह से उसे पुलिस ले गई और मिशिका को स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने अफवाह फैलाई थी मिली के खिलाफ, इसलिए उस पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं की गई। सारे बच्चे यही बात कर रहे थे कि मियाँ कितनी बुरी लड़की है, उसने मिली को कितना इनडायरेक्टली ह्यूमिलेट किया है, उसने मिली को लेकर इतना गलत अफवाह फैलाई है, उसे ज़रा सी भी शर्म नहीं है अपनी दोस्त के बारे में ऐसी बात फैलाते हुए। लड़की और लड़कियां दोनों ही मियाँ से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगे थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि मिली ने जो भी काम किया वह सारा मियाँ के कहने पर किया था। उन्हें समझ में आ चुका था कि इन सारे फसाद की जड़ मियाँ ही थी। उसने ही मिली को इन सब काम करने के लिए भड़काया था, वरना मिली ऐसा कुछ भी नहीं करती। उसने कुछ भी नहीं किया था किसी के साथ, लेकिन मियाँ के आने के बाद सब कुछ बदल गया था। उन्हें मियाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि है सारी बातें कॉलेज के फार्म पर भी चल रही थी कि मियाँ कितनी बुरी लड़की है और उसने मिली के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। दोस्त होने के बावजूद भी उसने उसका सब कुछ जीने की कोशिश की और उसे पूरे कॉलेज में बदनाम करने की कोशिश की। इनफैक्ट मिली ने तो उसे जाने दिया, लेकिन मियाँ ने उसे मारने की कोशिश की। उसे तो जेल जाना ही था। उस जैसी दोस्त किसी को भी ना मिले। मुझे तो मियाँ से नफरत होने लगी, एक लड़की ने कहा।
वो कितनी बुरी है, उसने मिली के साथ कितना बुरा किया। मैंने सुना था उसने मिली से कहा था कि आदित्य मिली को पसंद करता है, लेकिन वह किसी के सामने ये बताता नहीं है। उसने मिली को काफी ज्यादा आदित्य के बारे में कहा, जिसकी वजह से मिली ने आदित्य को पसंद करना शुरू कर दिया। जब आदित्य का नाम आया तब सारे लोग ये भी कहने लगे कि आदित्य कितना बुरा लड़का है। मिली ने उसे इतना पसंद किया, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा भी है किया और अब वह इतने वक्त से कॉलेज भी नहीं आ रहा है। तभी एक लड़की कहती कि मैंने मियाँ के बुक में आदित्य की फोटो देखी थी, मुझे लगता है कि मियाँ आदित्य को पसंद करती थी, इसलिए वह ऐसा कुछ करना चाहती थी जिसे आदित्य उसे पसंद करने लगे। इसलिए उसने मिली का यूज किया ताकि मिली उटपटांग हरकतें करे और उसे वह अच्छी बनाकर समझाएं, जिससे आदित्य उसे पसंद करने लगे। ये सारा खेल उसे मियाँ का ही था। जब ये बात सब ने पढ़ी तो उन्हें समझ में आ चुका था कि इसमें मिली की कोई गलती नहीं थी, यह सब मियाँ का किया धरा था। उसने ही मिली का यूज करके अपना आप को अच्छा दिखना चाहती थी ताकि सारे लोग उसे पसंद करें और मिली से नफरत करें और आदित्य भी मियाँ को पसंद करें। एक लड़के ने कहा, मियाँ कितनी बुरी लड़की है, उसने इतना सब कुछ किया और मिली ने उसे इतने वक्त से कुछ नहीं कहा, लेकिन मियाँ फिर भी बाज नहीं आई और उसने मिली के खिलाफ इतनी गलत अफवाहें फैला दी कि उसने किसी को जान से मारने की कोशिश की। कितनी बुरी लड़की है। वहीं दूसरे लड़के ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मियाँ कितनी बुरी लड़की है कि उसने मिली का यूज किया और हमारे सामने ऐसे बनती थी जैसे उससे ज्यादा मासूम लड़की तो कोई है ही नहीं। कितनी बुरी लड़की है, चेहरे पर मासूमियत अंदर शैतानियत रखकर घूमती है, उस जैसी लड़की को तो जेल ही में जाना चाहिए था। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट कॉलेज फॉर्म पर अपलोड हो रहे थे और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे थे कि मियाँ कितनी बुरी लड़की है, उसने मिली के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। ऐसे ही लड़की और लड़कियों में बहस हो रही थी। बहुत सारे लड़के और लड़कियां मिली के साइड से और कुछ लड़कियां इस चीज के खिलाफ थी कि मिली अच्छी लड़की है। उनका कहना था कि मिली भी बुरी लड़की है। उनकी ऐसे ही बहस होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ मिली प्रिंसिपल ऑफिस से निकलकर घर जाने के लिए निकल जाती है। वह अपने दोस्त के साथ कार की तरफ आती है और कार में बैठकर चली जाती हैं। उसे क्लास फॉर्म पर क्या बातें चल रही है उससे कोई भी मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है इन लोगों का यही काम होता है, जब जरूरत होती है तब मुंह मोड़ लेते हैं। और जब हम खुद अपने लिए स्टैंड लेते हैं और उस लड़ाई में हम जीत जाते हैं तब ये लोग आते हैं सिंपैथी दिखने। लोगों का यही काम होता है, जब गलती उनके सामने हो तब कुछ नहीं कहते, तब नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं। लेकिन जब उस इंसान उसे गलती की सजा मौत मिलती है तब लोग आते हैं जस्टिस के लिए कि उन्हें उस इंसान के लिए जस्टिस चाहिए। दुनिया का यही तो सबसे बड़ा नियम है, जब जरूरत रहती है तब नहीं आती है, तब अंधे बहरे बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़की होते जो कॉलेज में काफी ज्यादा मेंटल टॉर्चर उन्हें फेस करना पड़ता है और जिसके चलते वह अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। उन्हें हर रोज नई नई परेशानियां झेलनी पड़ती है, तब उन्हें कोई नहीं आता जस्टिस देने। जब वही इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और इस चीज के लिए लड़ता है, तब आते हैं ये कहने कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब जरूर होते तब साथ नहीं रहते, जब जरूरत नहीं रहती तब आते हैं साथ निभाने। और जब उसे इंसान को जिसे जरूरत होती है अपनों के साथ की, तब कोई नहीं आता, जिसके चलते उसे अपनी सांसों से हाथ धोना पड़ता है और उसे बहुत बुरी सजा मिलती है। उसे उस गलती की सजा मिलती है जो उसने की ही ना हो। और बाद में आते हैं ऐसा दिखाने जैसे उन्हें उस इंसान से कितनी ज्यादा हमदर्दी हो और उनके लिए इंसाफ मांगने लगते हैं। ये इंसानियत तब कहाँ होता है जब उसे इंसान के साथ गलत हो रहा था, तब तो कोई भी नहीं आता और ना ही उन्हें दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। जब उसे इंसान के घर वाले अपनों के साथ हुई गलती का इंसाफ मांगते हैं और न्याय से गुहार लगते हैं और रोकर पूरी दुनिया को बताते हैं, जब ये बात पूरी दुनिया का पता चलती है, जिसके चलते उन्हें तब उनकी बातें सुनाई देती है और तब दिखाई देने लगती है। उससे पहले इन्हें ना कुछ दिखता है ना सुनाई देता है। ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में। वैसे ही मिली के साथ हुआ, जब उसके साथ गलत हो रहा था तब किसी ने नहीं रोका, तब उन्हें मिली ही गलत दिखी, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तब आ रहे हैं अपनी सिंपैथी जताने। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेरी मीन पीपल, सच अ रिडिक्यूल्स पर्सन एवरी पीपल। मिली ने स्कूल फॉर्म पर जाकर यह सारी बातें देखना या पढ़ने की जरा सा भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने अपनी पिछले जन्मदिन में जब वह अनाथ थी तो इससे भी कहे जाता उसने सफ़र किया था।
उसके लिए अनाथ होना जैसे कोई श्राप था। दुनिया की नज़र में उसे हर मोड़ पर तिरस्कार, अपमान और बेइज्जती झेलना पड़ता था। इसलिए उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि उसे किसी की भी बातों से मतलब नहीं होता था। मिली को पता था दुनिया ऐसे ही है, वह जरूरत पड़ने पर कुछ नहीं बोलता और जब उन्हें जरूरत नहीं रहती तब आ जाते हैं मुंह उठाकर अपनी राय देने। मिली ने किसी भी बातों का कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपने घर चली गई। प्रेजेंट टाइम। तब से मिली और रिया हमेशा साथ रहने लगे। उनकी दोस्ती काफी अच्छे हो गई। रिया और मिली हमेशा साथ बैठते और अपने क्लास साथ लेते हैं। रिया को पता चल गया था कि मिली सिर्फ बातें एरोगेंट तरीके से करती है, लेकिन उसका दिल काफी साफ है। वो अपनों के लिए काफी लॉयल है। इन दिनों में रिया और मिली काफी अच्छे दोस्त और काफी क्लोज आ चुके थे। वह दोनों एक दूसरे को दोस्त से ज्यादा अपनी बहन मानने लगे थे। इन एक महीना में आदित्य कॉलेज नहीं आया था क्योंकि वह एक बिजनेसमैन भी था, सिंह कॉरपोरेशन का वारिस, इसलिए वह ज्यादातर अपने ऑफिस में ही रहता। उसे भी मियाँ के बारे में पता चल चुका था। उसे भी मियाँ के लिए कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं थी। उसे मियाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे मिली पर काफी ज्यादा तरस आ रहा था कि उसने मियाँ जैसी लड़की की बातों पर यकीन करके मिली को गलत समझा। इन कुछ दिनों में आदित्य ने रोशनी तक से ज्यादा बात तक नहीं की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब वह रोशनी को पसंद करता है तो उसे रोशनी को टाइम देना चाहिए, उससे बात करना चाहिए, लेकिन उसे वह हमेशा अवॉइड करता और अपने काम का बहाना लगता रहता है। उसे अपने पीछे मिली का घूमना काफी याद आ रहा था। उसे ये लगा कि मिली हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती है, इसलिए उसे उसकी आदत हो गई थी। इसलिए वह कॉलेज और मिली से दूर रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। इससे वह कॉलेज और मिली से दूर रहता है ताकि वह खुद को समझ सके कि यह सब सिर्फ उसकी आदत की वजह से हो रहा है। वही मिली इन सब से दूर अपने कॉलेज में अपना लेक्चर अटेंड कर रही थी। इन कुछ दिनों में वह काफी अच्छे से अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उसे अब कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी और उसे इतनी अच्छी दोस्त मिली। वह अपने हाफ टाइम में अपने दोस्त के साथ बातें करती, मस्ती करती और बाकी टाइम वह अपने घर पर जाकर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती। मल्होत्रा हाउस, मिलीज रूम। मिली के रूम में अंश और मिली आपस में बातें कर रहे थे। तब अंश मिली से कहता है, चुहिया क्यों ना हम पार्टी करने चले। तब मिली रहती है, ओके, लेकिन मैं चुहिया नहीं हूँ, अगर दोबारा मुझे चुहिया कहा तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तब अंश कहता है, मैं तो यही कहूंगा, तू कुछ भी कर। तब मिली उसका सर पकड़ लेती है, उसके बाल को नोचने लगती है जिससे अंश को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो कहता है, चुहिया मेरे बाल छोड़ वरना मैं तेरे सारे बाल काट दूंगा। तब मिली कहते हैं, यह मुझे चुहिया बोलने से पहले सोचना चाहिए था। चुहिया का तो काम कतरना होता है, तो मैं तुम्हारे सारे बाल कुटूर देती हूँ। ऐसी कुछ देर तक वह दोनों आपस में भिड़े रहते हैं। जब वह थक जाते हैं तब अंश हाफते हुए कहता है, ठीक है, अब हम तैयार होने चले जाते हैं। फिर वह एक्साइटेड होकर, वैसे भी मुझे अपने आप को काफी ज्यादा हैंडसम बनाना है ताकि सारे लड़कियां मुझे ही देखें। तब मिली कहती, हाँ, वह जोकर को देखने के लिए तड़पती जा रही है। तब अंश कहता है, मैं जोकर नहीं हूँ और तू चुहिया है तो चुहिया ही रह, ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश मत कर। जिस पर मिली, जा जा, बड़ा आया मुझे समझने वाला जोकर कहीं का। फिर वह दोनों एक दूसरे से ऐसी बात करते और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तैयार होने के लिए। मिली अपने दोस्त रिया को भी कॉल करके क्लब बुला देती है ताकि वो तीनों एक साथ मस्ती करें। अंश तैयार होकर नीचे हॉल में बैठा हुआ था। उसने ब्लू कलर का जीन्स और वाइट कलर का शर्ट, उसे पर डेनिम जैकेट पहन रखा था जिससे वह काफी ज्यादा होता और हैंडसम लग रहा था। उसने अपने बाल मैसी किए हुए थे और परफ्यूम लगाकर हाथ में डायमंड वॉच पहना हुआ था जिसमें वह काफी ज्यादा हैंडसम और कूल लग रहा था। वह बैठकर मिनी के आने का इंतजार कर रहा था। वह अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे टक टक की आवाज आने लगी। जब उसने सर उठाकर देखा तो वह देखता ही रह गया क्योंकि मिली लगी ही इतनी खूबसूरत रही थी। क्योंकि मिली में स्लीवलेस ब्लैक वन पीस पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। उसने ब्लैक हिल्स और हाथ में ब्रेसलेट और कानों में डायमंड ईयरिंग पहन रखे थे। उसने अपने बालों को अच्छे से हल्के गीले बालों में सीरम लगाकर खुला छोड़ा हुआ था जिसमें वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर कोई उसे देख तो देखा ही रह जाए ऐसी लग रही थी।
जब मिली नीचे आती है तब वो देखी है कि अंश उसे काफी देर से देख रहा था और तब से घूरे जा रहा था। मिली को समझ में नहीं आता कि आखिर अंश को क्या हुआ जो इतनी देर से स्टैचू की तरह खड़ा हुआ है और उसे ही देख रहा है। तब मिली उसे जाकर हिलती है। क्या हुआ बंदर कहीं के, तब से मेरा दिमाग खा रखा था, फोन करके अब आई हूं तो मुंह बनाकर खड़ा हुआ है और कुछ कह भी नहीं रहा। मिली की बातों से अंश होश में आते हैं और मिली की बात सुनकर उसे काफी चीड़ जाता है और कहता है, ज्यादा मत बोल चुहिया, और मैं सोच रहा हूँ कि हम फिर कभी पार्टी में चलेंगे। अंश इससे आगे कुछ कहता तभी मिली चिल्ला देता है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं इतने अच्छे से तैयार होकर आई हूँ और आप कह रहे कि हम आज नहीं जाएंगे। जाएंगे तो आज ही जाएंगे, क्योंकि मैं अपने दोस्त को भी कॉल करके बता दिया है और हम जाएंगे तो जाएंगे क्योंकि वह मेरा वहीं पर वेट कर रही होगी। मुझे नहीं पता कि आप क्या करोगे, लेकिन मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अंश जो आगे कुछ बोलते ही वाला था वह मिली की इतनी सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और परेशान भी। फिर वह कहते हैं, अरे मेरी माँ में इसलिए नहीं कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई है या कुछ काम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, कहीं कोई तुम्हें ऐसे देखता रहेगा तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी इतनी खूबसूरत बहन को कोई नजर लगे, इसलिए मैं कह रहा था। जिस पर मिली खुश हो जाती है और कहते हैं, क्या सच में, क्या मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ? लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी, मुझे जाना है, आप लेकर चलो ना प्लीज। अंश कहता है, अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। वो मिली की बात और उसकी एक्साइटमेंट देखकर मना नहीं करता और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। क्लब की तरफ जाते वक्त रास्ते में उसे उसकी दोस्त रिया मिल जाती है और तीनों साथ क्लब के लिए निकल जाते हैं। मिली मचाएगी कल क्लब में धमाल और होगा किसी के आने का आगमन। चैप्टर 14। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अंश, मिली और रिया दोनों क्लब के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी कार से निकल जाते हैं। अब आगे अंश और मिली दोनों कार में बैठकर क्लब के लिए निकल जाता है। रास्ते में उन्हें रिया मिल जाती है, वह भी उनके साथ क्लब के लिए निकल जाती है। नाइट क्लब। अंदर क्लब में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लड़के और लड़कियां आपस में डांस करते थे, कुछ बार काउंटर पर बैठ ड्रिंक कर रहे थे और बातें कर रहे थे और कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड वहां मीटिंग कर रहे थे। सारे लोग अपने में ही मगन थे। वहीं बाहर एक कार आकर रुकती है, वह दिखने में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी। वह कार काफी लग्जरियस फरारी लवर्जिन थी। वहां बाहर खड़े हर कोई उसे कार को देख रहा था और उस कार से निकलने वाले लोगों की स्टेटस का अनुमान लगा रहे थे कि वो कितने अमीर लोग होंगे जिनके पास ऐसी बड़ी ही कार होंगे, क्योंकि बहुत कम ही ऐसी कार देखने को मिलती है। कार से अंश बहुत ही स्टाइल से बाहर निकलता है, जिसे देख वहां सारी लड़कियां आहें भरने लगती है, क्योंकि आज अंश लग ही इतना हैंडसम रहा था कि कोई भी देखे तो देखा ही रह जाए। वह जाकर दूसरी साइड दरवाजा खोलता है जहां से मिली बाहर निकलती है। मिली इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहां लड़के और लड़कियां दोनों ही उसे देखने लगते हैं, क्योंकि लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। फिर पीछे बैक सीट से रिया बाहर निकलती है, जिसने पिंक कलर का वन पीस पहना होता है। उसने अपने बालों को काफी अच्छे से स्टाइल करके खुला छोड़ होता है, वह भी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तीनों क्लब के अंदर जाते हैं। वही क्लब के अंदर सारे लोग अपने ही में मगर थे, तभी क्लब का दरवाजा खुलता है और तीनों एंट्री लेते हैं। वह जैसे ही अंदर आते हैं सारे लोग उन्हें ही देखने लगता, क्योंकि तीनों लग ही इतनी खूबसूरत रहे थे, किसी की भी नजर नहीं हट रही थी उन पर से। वही जब सारे लोगों का तीनों रिएक्शन देखते हैं उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती है और वो तीनों बड़े स्टाइल से क्लब के अंदर जाते हैं। उन्हें देखकर हर कोई उन्हें ही देखने लगता है। वो लगी खूबसूरत रहे थे, सारे लड़के मिली को ज्यादा देख रहे थे। रिया भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मिली अपने ब्लैक वन पीस में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी गोरी और हल्की पिंक स्क्रीन में वह ब्लैक कलर का वन पीस काफी ज्यादा साइन कर रहा था, इसे हर लड़का मिली की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा था। अंश, मिली और रिया तीनों जाकर एक खाली टेबल देखते हैं और वहां जाकर बैठ जाते हैं। अंश मिली से कहता है, देख मैं लगी इतना हैंडसम रहा हूँ कि सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं। जिस पर मिली उसे चढ़ाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम बंदर लग रहे हो और वह सब मुझे ही देख रहे हैं क्योंकि मैं लगी इतनी खूबसूरत रही है। रिया उन दोनों की बातें सुनकर हंस रही थी। वो उन्हें शांत करते हुए कहती है,
शांत हो जाओ, वह तुम्हें अंश या तुम्हें मिली देखकर नहीं बल्कि हम तीनों को देख रहे हैं, क्योंकि हम तीनों लगी इतनी खूबसूरत रहते कि कोई भी हमें देख तो देखा ही रह जाए। जिस पर तीनों सहमत हो जाते हैं। मिली कहते हैं, बिल्कुल। फिर अंश दोनों से पूछता है, तो तुम दोनों क्या लोगी? जिस पर मिली और रिया साथ में कहते हैं, फ्रूट वाइन जूस। उन दोनों की बातें सुनकर अंश एग्री करता है और जाकर ऑर्डर देने लगता है। वही मिला और रिया आपस में बातें करने लगते हैं। वह अपने काम के बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि मिली ने एक छोटी सी आइसक्रीम पार्लर खोली है। उसका पिछले जन्म में सपना था कि उसका खुद का आइसक्रीम शॉप हो, और मिली को आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसने आइसक्रीम शॉप खोल दी। मिली को जो उसके भाई पैसे देते हैं, उन्हीं में से उसने थोड़े से पैसे लेकर एक छोटा सा आइसक्रीम शॉप खोला, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की आइसक्रीम बेची जाती है। इस एक महीने में मिली का वह आइसक्रीम शॉप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था, क्योंकि उसे शॉप में हर किस्म की आइसक्रीम मिलती थी, जिसे जो चाहे उस तरीके का आइसक्रीम मंगा सकता था, इसलिए और भी ज़्यादा लोग उस आइसक्रीम शॉप पर आते थे। मिली ने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग स्टॉक से एक छोटे से स्टोर से शुरू किया, जो उसने आइसक्रीम शॉप खोली, और उसका वह आइसक्रीम शॉप काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये बात सिर्फ इन तीनों को ही पता थी। अंश को ये बात पसंद नहीं है कि उसकी बहन एक छोटा सा शॉप खुला, जिस पर मिली ने उससे कहा कि हमें हमेशा शुरू से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हर चीज़ की समझ होती है। अगर हम बीच से या एंड से स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मिली ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और एक आइसक्रीम पार्लर खोल दिया, और उसकी आइसक्रीम पार्लर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। लोगों को नहीं पता कि यह आइसक्रीम पार्लर का ओनर कौन है, सबको बस इतना पता है कि उसे आइसक्रीम पार्लर की ओनर एक लेडी है। और उस स्टोर को और बड़ा करने के लिए वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी अंश आ जाता है उन दोनों के लिए ड्रिंक लेकर। वह दोनों ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। अंश दोनों को ड्रिंक करते हुए देखकर कहता है, क्यों ना हम डांस करें? जिस पर वह दोनों भी एग्री हो जाते हैं और डांस फ्लो की तरफ चली जाती है। मिली कुछ सोचते हुए दोनों को अपने पास बुलाती है और उन्हें कुछ कहती है। उसके बाद वह डीजे वाले के पास चली जाती है और उससे कुछ कहती है, जिसमें वह लड़का हाँ में सर हिला देता है। म्यूजिक। यह लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। यह देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गर्म मामला। बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। अंश, मिली और रिया तीनों स्टेज पर जाकर डांस करने लगते। तब अंश लड़कियों को देख, क्या नाचे तू दिल्ली, हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। अंश दूसरी लड़की के पास डांस करते हुए, क्या नाचे तू दिल्ली, हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। आग लगने आई है बंठन, गोली चल गए धाए। फिर अंश सारी लड़कियों को देखते हुए, नखरा विलेती ईगो में रहती, नखरे विलेती ईगो में रहती, टशन दिखाई फुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अरे धाए धाए कैसे कमर तू जुलाए, फिजिक्स समझ नहीं आए, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अरे धाए धाए कैसे कमर तू जुलाए, फिजिक्स समझ नहीं आए। तभी मिली और यह अपनी सैंडल को दिखाते हुए, सैंडल मेरी चम चम करते, हीड हाई ब्रांड दे, एयरप्लेन मुंडिया दे, मेरे हिल पे होंडे लैंड वे। सैंडल मेरी चम चम करते, हीड हाई ब्रांड दे, एयरप्लेन मुंडिया दे, मेरे हिल पे होंडे लैंड वे। सारे कुड़ियाँ है देसी चिड़िया, सारी कुड़ियाँ देसी चिड़िया, क्लब की मैं बुलबुल। फिर मिला और रिया साथ में, मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अरे धाए धाए कैसे कमर तू जुलाए, फिजिक्स समझ नहीं आए, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अरे धाए धाए कैसे कमर तू जुलाए, फिजिक्स समझ नहीं आए, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अंश, मिली और रिया को देखते हुए, देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गर्म मामला। बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। फिर आगे अंश सारी लड़कियों को देखते हुए, क्या नाचे तू दिल्ली, हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। आग लगने आई है बंठन, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल।
फिर अंश और मिली रिया तीनों स्टेज पर सारे लोगों के साथ डांस करते हुए, कोई बचा लो, मुझे संभालो, अरे इसे उठा लो, अरे लड़की ब्यूटीफुल, कर गई चुल। वहीं दूसरी तरफ यूरोप, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो आसमान को छू रहे थे, उसी के ऑफिस केबिन में एक लड़का किंग साथ चेयर पर बैठकर पेपर वेट घुमा रहा था और उसी के सामने उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ था, उसे कुछ बता रहा था। पीए, बस हमारे इंडियन कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है, वहां हमें जाना होगा क्योंकि वहां कुछ इन्वेस्टर हमारे कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास उनके रिकॉर्ड है, उनमें से कोई हमारे कंपनियों में घोटाला कर रहे हैं और हमारे प्रोजेक्ट को किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें वहां जाना होगा। तब उसका बॉस कुछ सोचते हुए उसे देखते हुए कहता है, गेट रेडी जेट फॉर दी इंडिया। इतना कहकर उसे जाने का इशारा कर देता है। वही उसे लड़के का पीए वहां से चला जाता है जेट रेडी करवाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़का कार में बैठकर वहां से चला जाता है। उसे लड़की की कार एक पहाड़ी जगह पर आकर रुक जाती है। उसी के सामने उसकी जीत खड़ा हुआ था। वह लड़का बड़े स्टाइल से अपनी कार से निकलता है, फिर जीत की तरफ चला जाता है। उसी के पीछे उसका पीए और कई सारे बॉडीगार्ड भी चलने लगते हैं। उस एरिया को काफी हाईली सिक्योरिटी में रखा गया था क्योंकि वह लड़का कोई मामूली लड़का नहीं था, वह यूरोप का किंग था। वहां सिर्फ उसी का राज चलता था, वह जो चाहे वह कर सकता था। उसकी एक इशारे पर किसी की जान जा भी सकती है और बच भी सकती है। वह लड़का जो ऊपर से नीचे ब्लैक कपड़ों में ढका हुआ था और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, भले ही उसने अपने शरीर को अच्छे से कर रखा था, फिर भी उसे कोई भी देखे तो देखा ही रह जाए। वह इतना हैंडसम लग रहा था, उसकी हैंडसमनेस को छुपाया भी नहीं जा सकता था। वह उसे काले कपड़े में उस काले रंग को भी निखर रहा था। उसने ब्लैक 3 पीस सूट, ऊपर से ब्लैक कलर का ओवरकोट और ब्लैक लेदर शूज पहने हुए थे जो उसकी पर्सनैलिटी को और भी निखार रहा था। वह लड़का बड़े ही स्टाइल से जेट में जाकर बैठ जाता है। उसके बैठ जाने के बाद कुछ बॉडीगार्ड और उसका पाप बैठकर जेट को उड़ाने का ऑर्डर देता है। फिर वह जीत हवा में उड़ने लगती है और उसे जगह से चली जाती है। इंडिया, शिमला के बहुत बड़े घर के गार्डन में एक जेट आकर रुकता है। उसमें से कई सारे बॉडीगार्ड निकलते हैं। उसके बाद उस जेट से एक लड़का जो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगा रखा था और उसे पर एक खूबसूरत तरीके से किंग का क्राउन बना हुआ था जो उसकी मास्क और उसके चेहरे को और भी निखार रहा था। वो लड़का जेट से बाहर आता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसकी चील सी निगाहें हर तरफ देख रही थी। फिर वह लड़का घर के अंदर चला जाता है। वह लिविंग एरिया में आता है, तब वहां उसे घर के सारे नौकर आकर अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते और उसका वेलकम करते हैं। उसे लड़के के पीछे खड़ा उसका पीए अपने बॉस को बताता है कि ये सारे इस घर के सर्वेंट से और इस घर की साफ सफाई का काम करते हैं। उन्हीं में से एक आधे उम्र का आदमी जो आगे खड़ा हुआ था उसे दिखाते हुए कहता है कि यह मोहनलाल जी है, ये यहाँ की केयरटेकर है, इन्होंने ही इतने सालों तक इस घर को अच्छे से संभाल कर रखा है। तब वो लड़का अपना सर हिला देता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वह अपने कमरे में पहुंचता है और अपना ओवरकोट निकालकर अपने कपड़े उनबटन करने लगता है और बाथरूम में चला जाता है। स्वर लेने बहुत सवार के नीचे हाफ नेकेड खड़ा हो जाता है। उसने सिर्फ पेंट पहन रखी थी। वह सवार के नीचे अपने दोनों हाथ वॉलपेपर लगाए अपने सर को झुकाए पानी अपने ऊपर गिरते हुए महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वह इस समय इतना ज्यादा होता और हैंडसम लग रहा था कि कोई भी लड़की देखी तो उसे देखती ही रह जाए। वह सागर लेकर अपने कमरे में आ जाता है और अपना ट्राउजर पहनकर काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लब में अंश, मिली और रिया दोनों काफी ज्यादा क्लब में एंजॉय कर रहे थे। मिली और रिया काफी ज्यादा डांस कर रहे थे। वह पागलों की तरह डांस करते ही जा रहे थे जिसे अंश को काफी ज्यादा था इरिटेशन हुई थी। वह कभी रिया को संभालता तो कभी मिली को, दोनों उसे भी लेकर डाक करने लगे जिससे अंश को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दोनों को संभालने में लग गया था। उसने जब देखा कि दोनों पियाकरों की तरह डांस कर रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही तो वह अपने सर पर हाथ रखकर उन्हें पागलों की तरह डांस करते हुए देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर इन पागलों को लेकर वह घर कैसे जाएगा।
तभी कुछ सोचते हुए वह अपने बड़े भाई अयांश को कॉल कर देता है। वह अपने भाई को कॉल कर उसके फ़ोन उठाने का वेट करने लगता है और अपने सामने दो पागलों को नाचते हुए देखने लगता है। जब अयांश कॉल उठना है तब हम रुनिचा आवाज में कहता है, भाई प्लीज जाकर इन दोनों पागलों को यहाँ से ले चलो, मुझे तो इन दोनों को संभाला ही नहीं जाता। ऐसे नाच रही है जैसे बिन की धुन पर नागिन नाचती है, ठीक वैसे नाच रही है, ना रुकने का नाम ले रही है ना थकने का। मुझे एकदम पागल करके छोड़ इन दोनों ने, प्लीज आप आकर इसे ले जाने में मेरी मदद करो प्लीज। अयांश जो अपने काम में लगा हुआ था वह आज की ऐसी रूनी सी आवाज और उसकी बात सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। फिर कहता है, तुम लोग कहाँ हो? तब अंश उसे बताता है कि वह उन दोनों के साथ क्लब आया है पार्टी करने। तब अंश अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, तुमने उन्हें शराब पिला दी? जिस पर आज खाता है, सॉरी भाई मैं तो सिर्फ फ्रूट जूस पिलाया था, लेकिन ये तो बेवड़ों की तरह डांस कर रही है, आप प्लीज जाकर मेरी हेल्प करो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अंश की बात सुनकर अयांश वहां आने के लिए तैयार हो जाता है और क्लब के लिए निकल जाता है। आखिर आगे क्या होगा इस कहानी में? क्या अंश संभाल पाएगा इन दोनों पियक्करों को या फिर ये दोनों पियक्कड़ कर उसकी कर देंगे हालत खराब? जानने के